हाय दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास जिसमें आज हम क्लास 11th साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। बट बिफोर आई स्टार्ट द क्लास आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है फॉर द वीडियोज विच आई एम क्रिएटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास को हम क्विकली स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इस टॉपिक को समझेंगे। आज की इस क्लास में जो हमारे मेन टॉपिक रहेंगे, एक तो हम माइंड और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे ही, एनसीईआरटी की बुक से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक क्वेश्चन की तरह से इस टॉपिक में से बनता है, ब्रेन वर्सेस माइंड। दोनों को मैं आपको समझाऊंगी और डिफरेंशिएट भी करके बताऊंगी, और साथ ही साथ अपने नोट्स में भी आप इनके डिफरेंसेस को आज इसी वीडियो में लिखेंगे। तो ध्यान से पूरे वीडियो को अच्छे से समझिएगा। दूसरा हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड, और माइंड हमारा जो है वो बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करता है। ये भी कह सकते हैं कि ब्रेन और माइंड का हमारे बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये जो पहला हेडिंग है एक तरीके से यही है हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, बट फिर भी हम लिख सकते हैं कि बिहेवियर को हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ माइंड। थर्ड हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की अपनी बुक से, जो भी आपका पूरा पोर्शन है ना इस टॉपिक को, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी बुक के साथ में और समझाऊंगी, एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये भी है कि बच्चे इस चीज को आज भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो बुक से पढ़ना चाहते हैं। आज स्क्रीन के जमाने में, नोट्स के टाइम में, जब हम चीजों को इजिली देख सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, बच्चे बुक से पढ़ना चाह रहे हैं। ये इस रिस्पॉन्स पर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बुक से पढ़ना आज भी उतना ही बेनिफिशियल है और बहुत ज़्यादा हमारी मेमोरी रिटेंशन में वो हेल्प करता है। खैर चलिए, आज के टॉपिक को हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। पहला हमने डिस्कस किया था कि हम ब्रेन और माइंड के डिस्कशन को करेंगे। समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है। वैसे तो सुनने में ये दोनों जो टर्म्स हैं वो बहुत कॉमन लगती हैं, बहुत सिमिलर सी फील होती हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अलग होने के साथ-साथ ये जुड़ी हुई भी हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि माइंड जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड तो है। सोच के देखिए कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स को जिसमें आप ब्रेन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, जिससे आप ये कह सकते हैं कि उस पर्सन के ब्रेन में इंजरी हो गई है, या उसके ब्रेन में कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है। जब आप ऐसा कहते हैं तो आप माइंड वर्ड यूज़ नहीं करते। जब हम किसी से ऐसा कहते हैं कि उसका दिमाग खराब हो गया है ना? एक जनरल लैंग्वेज में स्टेटमेंट काफ़ी बोल देते हैं लोग। हालाँकि नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी ऐसा बोलते हैं, तो वो ये नहीं कहते हैं कि उसका ब्रेन खराब हो गया, वो कहते हैं उसका माइंड डिस्टर्ब है, राइट? तो माइंड हम उन चीज़ों के लिए या उन वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे प्रोसेस का पार्ट हैं। जब हम कहते हैं कि उस पर्सन का माइंड डिस्टर्ब है, मीन्स वो इमोशनली अनस्टेबल है, वो सोच समझ नहीं पा रहा है, वो उन एक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जो ब्रेन के थ्रू होते हैं। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन को हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। मेजर तो उसका एरिया बायोलॉजी ही है। वैसे तो साइकोलॉजी में भी आप ब्रेन को स्टडी करेंगे। अभी जो आपका चैप्टर 3 है नर्वस सिस्टम, वहाँ पे ब्रेन को डिटेल में आप पढ़ेंगे और बहुत ज़रूरी है उसको पढ़ना। तो साइकोलॉजी में भी ब्रेन को पढ़ा जाता है, तभी तो न्यूरो साइंस जो है वो न्यूरो साइकोलॉजी जो है इसका एक ब्रांच है, तभी बनती है। तो ब्रेन जो है वो बायोलॉजी, साइकोलॉजी दोनों में स्टडी किया जाता है, बट मेजर वो बायोलॉजी से ही एसोसिएटेड है। जबकि जो माइंड है, वो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। आपने जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें आपने ये लाइन पढ़ी है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। लेट मी राइट इट फॉर यू, आई थिंक यू नीड टू मेंशन इट। अगर आपने अभी तक कहीं लिखा नहीं है तो आपको लिख लेना चाहिए, दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड ह्यूमन माइंड मेरे साथ साथ आप भी लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, ह्यूमन माइंड, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज। अब ऐसे और भी कई चीजें जुड़ जाती हैं, बट फॉर नाउ अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज को तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, अपने जो पिछले वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपने इसको समझा है कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या होती है। तो साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ये ब्रेन नहीं कह रहे हैं आपसे, ये ऐसा नहीं कह रहे कि आप साइकोलॉजी में ब्रेन को स्टडी करते हैं, नहीं, ब्रेन के प्रोसेसर को स्टडी करते हैं, उसी को हम कहते हैं माइंड। तो माइंड क्या है? माइंड है ब्रेन का प्रोसेसर। आपको पता है ना प्रोसेसर का वर्क क्या होता है? प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग वाले सारे फंक्शन हमें प्रोसेसर में मिलेंगे। तो हमारा जो माइंड है वो हमें दिखता नहीं है, दिखता तो खैर ब्रेन भी नहीं है ऐसे अदरवाइज, बट ब्रेन के स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर सकते हैं, माइंड के स्ट्रक्चर को आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ब्रेन की पिक्चर बनानी है तो आप इजीली बना देंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि माइंड की पिक्चर बना के दिखाइए तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि माइंड का वर्क है वर्किंग में रहना।
प्रोसेस में रहना, एक्शंस को परफॉर्म करते रहना। एक्शंस जितने भी होते हैं वो हमारे माइंड के से एसोसिएटेड होते हैं। जबकि ब्रेन क्या है, ब्रेन का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, वो हमारी पूरी बॉडी को डायरेक्ट करता है, सिग्नल्स देता है और उसी के हिसाब से हम एक्शंस को परफॉर्म भी करते हैं। तो माइंड किसके हिसाब से चलता है? ब्रेन के हिसाब से चलता है, बट ब्रेन माइंड के हिसाब से नहीं चलता है, राइट? तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्रेन का प्लेस तो कहीं न कहीं ऊपर है और माइंड का प्लेस उससे नीचे है। लेकिन माइंड की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी जो एक्शंस हैं वो बहुत पावरफुल हैं। हमारी सोचने की स्पीड, हमारा कैलकुलेशन का टाइम, हमारे मूव्स, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा परसीविंग पावर, किसी भी चीज़ को एनालाइज़ करना, डिस्क्रिमिनेट करना, ये जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, नोटिस करिए मैं क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, वो सारे एक्शन जो हम माइंड की हेल्प से परफॉर्म करते हैं या कह सकते हैं कि जो ब्रेन के प्रोसेसिंग में आते हैं, वो सब कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं। तो ये कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कहाँ से डेवलप होती हैं? थ्रू द माइंड, राइट? तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अब मैं आपको स्क्रीन पे कुछ डिफरेंसेस दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे पिछले वीडियो से है, पुराने वीडियो से हैं, जहाँ पर मैंने इन सारे पॉइंट्स को डिफरेंशिएट किया है। अगर आप इन पॉइंट्स को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस लिंक को क्लिक करिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम का टॉपिक है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये जो क्वेश्चन है बनता है, वहाँ से आप इसके पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। अभी तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहे हैं, आप लोग आजकल टेक्नोलॉजी फ्रेंड बच्चे हैं, तो आप लोगों ने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ले भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि बाद में आप अपनी नोटबुक में आराम से लिख पाएँगे, तो अभी तो लिख भी नहीं पाएँगे ऐसे मेरे बोलते हुए। तो ये इनफ था, आई थिंक आपने पॉइंट्स को देख लिया है। ये पॉइंट्स आप आराम से अपनी नोटबुक में नोट करिए, ये क्वेश्चन जनरेट करते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, ऑलराइट? वैसे पॉइंट्स तो बहुत ईज़ी हैं जो आपने अभी स्क्रीन पर देखे हैं, तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएँगे, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूँगी, आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ एडिशनल तो होगा जब हम किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो डेफिनिटली, राइट? अब हम आते हैं दूसरी टर्म पर, बिहेवियर क्या होते हैं? आपने पहले समझा है कि बिहेवियर 2 टाइप के होते हैं। एक हम कहते हैं ओवर्ट बिहेवियर और एक हम कहते हैं कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। एक बिहेवियर जो एक्सटर्नल होता है जिसको हम ओवर्ट बिहेवियर कहते हैं, एक बिहेवियर जो इंटरनल होता है उसे हम कोवर्ट बिहेवियर कहते हैं। ये एक्सटर्नल बिहेवियर तो समझ में आता है कि मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस चीज़ को आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है, राइट? लेकिन ये कोवर्ट बिहेवियर क्या है? मुझे अंदर से कैसा फ़ील हो रहा है, मैं अंदर से चीज़ों को कैसा महसूस कर रही हूँ, वो सब कोवर्ट बिहेवियर में आता है। ये चीज़ें इंटरनल होती हैं जो कि हमारे कोवर्ट बिहेवियर का पार्ट होती हैं। बिहेवियर के बारे में अब हम ये समझेंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, हमारा माइंड जिस डायरेक्शन में जाएगा, हमारा बिहेवियर नेचुरली उसी डायरेक्शन में जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ये बात तो मैंने आपसे कह दी, पर एग्जांपल के बिना तो इस बात को समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो हमारा माइंड ये कह रहा है, हमारा जो मन है वो बहुत खुश है, हम बहुत हैप्पी हैं, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर कैसा निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। देखिए, यहाँ पर भी एक्सेप्शंस तो हैं, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो हमसे एक कदम आगे ज़रूर सोचते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है मैम कि हम फेक एक्टिंग कर दें, हमारे मन में कुछ चल रहा हो और हम कुछ और बना दें। है ना वो मुहावरा कि मुँह में राम बगल में ईंट, वो ऐसी तो बना है, इसी से तो बना है। तो आपका भी पॉइंट लॉजिकल है, बट हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी की, हम एक्सेप्शंस की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। जब हमारा माइंड वर्क करता है ना, जिस डायरेक्शन में हमारा माइंड जाता है, हमारा बिहेवियर उसी डायरेक्शन में निकलता है। सबसे पहले जब साइकोलॉजी फिलॉसफी से सेपरेट हुई थी, तब माइंड को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। अब आपकी बुक में अभी एक्सप्लेन भी करूँगी, कि तब माइंड को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी, तब किसको इम्पोर्टेंट दे दी गई थी? ब्रेन को, क्योंकि बायोलॉजिकल उसका फंक्शन होता है, उसकी सिस्टम को समझा जा सकता है। लेकिन हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे आए, जिन्होंने माइंड को डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया और धीरे-धीरे साइकोलॉजी जो है वो माइंड की साइकोलॉजी, माइंड का साइंस अब कहा जाता है। एक बहुत शुरू का टाइम था जब साइकोलॉजी को साइंस ऑफ मन कहा जाता था, हमारे मन का विज्ञान कहा जाता था, मन का साइंस कहा जाता था, कॉन्शियसनेस का साइंस कहा जाता था। धीरे-धीरे चेंज होते-होते साइकोलॉजी अब जाकर माइंड साइंस ऑफ माइंड बन पाई है, राइट? तो बहुत टाइम लगा, इसके लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारा वर्क किया है, बहुत सारी मेहनत की है, तब आपको ये आज साइकोलॉजी इस फॉर्म में नज़र आ रही है। खैर, हम ये बात कर रहे थे कि माइंड और बिहेवियर का कनेक्शन क्या क्या होता है, कि हम हमारा जो माइंड जिस डायरेक्शन में जाता है, नेचुरली हमारा बिहेवियर भी उसी डायरेक्शन में जाता है। अगर आप अंदर से सैड हैं, तो आपका जो बिहेवियर है वो हैप्पी नहीं होगा, उतना
चांसेस नहीं है कि आप इतना फेक कर पाएँ। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कि हमारा मन बहुत खराब होता है बट फिर भी हमको स्माइल करना पड़ता है। तो वो एक अलग बात हो गई, वो एक अलग सिचुएशन हो गई, मगर हमेशा तो ऐसा नहीं करते हैं ना कि हमारा मन खराब हो और हम हमेशा स्माइल करते रहें। ये कैसे मेंटेन कर पाएँगे? तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। तो ब्रेन और माइंड का या ब सॉरी माइंड और बिहेवियर का ये आपस में रिलेशनशिप है। अब मैं आपको एनसीईआरटी की तरफ ले चलती हूँ, जहाँ पे मैं आपको पूरा जो आपकी बुक का पार्ट है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि हम मेजरली बुक से ही पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। तो देखिए आपको बड़ी जल्दी-जल्दी समझ में अब आ जाएगा। पहला पैराग्राफ मेरे साथ रीड करिए। यू विल रिकॉल दैट साइकोलॉजी वाज़ वन्स डिफाइंड एज़ अ साइंस ऑफ द माइंड। For many decades, the mind remained a taboo in psychology because it could not be defined in concrete behavioral terms. Mind को प्रॉपर बिहेवियरल टर्म्स में डिफाइन नहीं किया जा सका। भाई जैसे मैंने आपको भी बताया, ब्रेन को तो डिफाइन किया जा सकता था, माइंड को कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा था। कोई कह रहा था कि माइंड में कॉग्निटिव एक्शंस होते हैं, कॉग्निटिव वाला तो खैर बहुत बाद में आया है। पहले कहा गया कि माइंड जो है वो हमारा मन है, हमारी फीलिंग्स हैं। तो कोई भी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहा था, सभी के पॉइंट्स डिबेटेबल होते जा रहे थे। तो इस वजह से बहुत समय तक जो माइंड का कॉन्सेप्ट है वो टैबू रहा। कमिंग मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज इट कुड नॉट बी डिफाइंड इन कॉन्क्रीट बिहेवियरल टर्म्स और इट्स लोकेशन कुड नॉट बी इंडिकेटेड। अगर हम ये कहें कि इसे कहाँ लोकेट करेंगे, आप पूरी एक फिजिकल पर्सन का जो एक पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर बनाइए, ब्रेन को तो आप ऊपर मेंशन करेंगे, माइंड को कहाँ मेंशन करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, तो उसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। If the term mind has returned to psychology, we should thank neuroscientists like Sperry and physicists like Penrose who have given it the respect which it deserved and now has. तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने जब वर्क किया तो अब जाके कहीं पे माइंड को वैल्यू मिली है. There are scientists in various disciplines including psychology who think that a unified theory of the mind is a possibility although it still is far away. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि माइंड को एक डिस्क्राइब किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ आवर बिहेवियर और एक्शंस, लेकिन फिर भी अभी भी उस पर 100% जो एक स्टैंप लगनी चाहिए वो नहीं लग पाई है, और वो लग भी नहीं पाएगी क्योंकि साइकोलॉजी में 100% कुछ होता नहीं है। ये मैं कई बार अपने वीडियोज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्लासेस में बताती हूँ कि साइकोलॉजी में 100% कुछ भी नहीं होता है, हो नहीं सकता है। आप भी वो जानते हैं क्योंकि ये मैथमेटिकल नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल नहीं है, अभी उतना नहीं है क्योंकि इमोशंस जुड़ जाते हैं, हमारा सोशल वर्ड जुड़ जाता है, बहुत सारी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माइंड? इज इट द सेम एज ब्रेन? क्या हमारा माइंड ब्रेन के जैसा सेम होता है? नहीं होता है। जो मैंने डिफरेंसेस आपको स्क्रीन पर दिखाए थे, आपको उसके थ्रू अपने इस आंसर को एक्सप्लेन करना है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। आपके जो प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज वगैरह होती है ना क्लास 11th में साइकोलॉजी में, उसमें भी टीचर ये क्वेश्चन दे देते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो वो जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है वो आपके बहुत काम आएगा, तो उसको जरूर देखिएगा। इट इज ट्रू दैट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। जाहिर सी बात है, ब्रेन नहीं होगा तो माइंड कहाँ से होगा, क्योंकि उसका प्रोसेसर होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। बट माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी। माइंड की अपनी एक वैल्यू है। हम समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकली हम ब्रेन को समझ सकते हैं, मगर माइंड को हमें साइकोलॉजिकली समझना पड़ेगा। This can be appreciated on account of several interesting cases that have been documented. Some patients whose occipital lobes, अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार पूरा रीड करूंगी, आपको यहाँ से पॉइंट्स मिलेंगे। Some patients whose occipital lobes which are responsible for vision, जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है ऑसिपिटल लोब, वो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे अभी आगे चल के। Were surgically removed have been found to be responding correctly to location and configuration of visual clues. ऐसा कैसे हो गया कि जब ऑसिपिटल लोब जो विजन के लिए होता है, जब वो रिमूव किया गया, तब भी पर्सन बहुत सारे क्यूज को आइडेंटिफाई कर पा रहा था, देख पा रहा था। ये एक स्टडी है जिसके बेसिस पर हम ये समझेंगे कि ब्रेन के कुछ फंक्शन में डैमेजिंग होने के बाद या ब्रेन के किसी एक पार्ट में डैमेजिंग होने के बाद भी माइंड वर्क कर रहा है। ये नोटिस करने वाली बात है। तो आगे देखते हैं। Similarly, an amateur athlete lost his arm in a motorcycle accident but continued to feel an arm and also continued to feel its movement. एक पर्सन जिसने अपने आर्म को खो दिया, उसके बावजूद वो सब फील करता रहा। देखिए कि फील करता रहा, आ नहीं गई कहीं से, उसने लगा नहीं लिया उसको दूसरा, वो उसको चीज को फील कर रहा है क्योंकि साइकोलॉजिकली उसके माइंड में है कि मैंने उसे खोया ही नहीं है ना। इसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं साइकोलॉजिकल, खैर उसकी बात अभी नहीं करते हैं। When offered coffee, his phantom arm reached out to the coffee cup, and when someone pulled it away, he protested. There are other similar cases documented by neuroscientists. ये कुछ रेयर केसेस हैं
ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऑब्वियसली आप इतने समझदार हैं, आप जानते हैं कि कोई सिचुएशन अगर यहाँ पर दी गई है तो वो ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते हम उसको। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अ यंग मैन हु सफर्ड ब्रेन इंजरी इन कार एक्सीडेंट आफ्टर ही रिटर्न होम फ्रॉम द हॉस्पिटल क्लेम्ड दैट हिज पेरेंट्स हैड बीन रिप्लेस्ड बाय देयर डुप्लीकेट्स। देखिए ये भी एक एग्जाम स्टडी है। They were imposters. In each of these cases, the person had suffered from damage of some part of the brain, but his mind had remained intact. ब्रेन की किसी पार्ट में फंक्शनिंग होने के डिसफंक्शनिंग होने के बावजूद भी माइंड वर्क करता रहा। अच्छा, तब क्या होगा जब ब्रेन का हर पार्ट डैमेज हो जाएगा, मतलब ब्रेन पूरा वर्क नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है, द पर्सन विल बी नो मोर। तो हम ये मत सोचिएगा कि जब ब्रेन में मैक्सिमम या सारा ही कुछ खत्म हो जाएगा तो भी जो माइंड है वो वर्क करेगा। आई नो इट साउंड सिली, बट समझाने वाली बात है, फिर भी मुझे लगा कि बताना तो चाहिए। इट वॉज अर्लियर बिलीव्ड बाय साइंटिस्ट दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। पहले लोग क्या कहते थे, पहले के जो साइंटिस्ट थे उनका कहना था कि ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो ब्रेन और हमारे बिहेवियर यानी हमारे एक्शंस का तो कनेक्शन है, लेकिन ब्रेन आई एम सो सॉरी माइंड और हमारे बिहेवियर का कनेक्शन नहीं है, ऐसा कहते थे हमारे न्यूरो साइंटिस्ट। एंड दे वर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे माइंड है और हमारा जो बिहेवियर है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, मैथमेटिकली आपको पता ही होगा, ये पैरेलल लाइंस होती है ना, ये पैरेलल लाइंस होती है जो आगे कभी मिलती नहीं है जाके। तो उनका कहना था कि ये बिहेवियर और जो माइंड है ये पैरेलल है, ये एक साथ तो चलेंगे लेकिन ये कभी मिलेंगे नहीं एक दूसरे से जाके। जैसे रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक भी मिल जाता है लेकिन वो फिर वो मिलने के बाद वाली जो लाइंस होती है ना वो अपनी अपनी डायरेक्शन में जाती है, तो पता ही होगा आपको। खैर, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं कहा गया। Recent studies in affective neuroscience have clearly shown that there is a relationship between mind and behavior. Affective neuroscience का क्या मतलब है? Affective जो वर्ड है वो affection से बना है, इमोशंस जिसमें होते हैं। तो ऐसा न्यूरोसाइंस जिसमें इमोशंस को इंक्लूड किया जाता है वो अफेक्टिव न्यूरोसाइंस कहलाता है। उसमें ये कहा गया है, उसमें इस चीज को क्लेम करा गया है कि जो हमारा माइंड है और जो हमारा बिहेवियर है उसके बीच में रिलेशनशिप है। It has been shown that using positive visualization technique and feeling positive emotions, one can bring about significant changes in bodily processes. यही बात मैंने आपको भी कही थी कि जो हमारा माइंड है वो जैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा, जैसा फील करेगा, I'm so sorry, वही वैसा ही वो मूवमेंट में दिखाएगा, वैसी चीजों को वो करेगा। One can bring, हो गया ये वाली लाइन तो। Ornish has shown this is a number of studies with his patients. In these studies, a person with blocked arteries was made to visualize that blood was flowing through his blocked arteries. After practicing this over a period of time, significant relief was obtained by these patients as the degree of blockage became significantly less. यूज ऑफ मेंटल इमेजरी दैट इज इमेजेस जनरेटेड बाय अ पर्सन इज हर माइंड। इन्हें हम कॉग्निटिव मैप्स भी कहते हैं, स्कीमास भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे आप अभी कि मेंटल इमेजरी मींस आप कुछ विजुअलाइज करें, जैसे मैं कुछ विजुअलाइज कर रही हूँ मान लीजिए अभी, राइट? तो वो जो हमारा माइंड में जो चीजें बन रही है, जैसे मैंने आपसे कहा पैलेस, तो आपके माइंड में एक बड़ा सा महल आया होगा, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। मैंने कुछ और मान लीजिए मैंने उदयपुर का महल एक माइंड में विजुअलाइज कर लिया, आप कहीं और का महल कर सकते हैं अपने माइंड में विजुअलाइज। तो ये क्या होते हैं, ये मेंटल मैप्स होते हैं, ये इनको स्कीमास भी कहते हैं साइकोलॉजी में, और ये मेंटल इमेजरीज कहलाते हैं। हैव बीन यूज्ड टू क्योर वेरियस काइंड ऑफ फोबियाज। अगर हम कुछ माइंड में विजुअलाइज करें तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। माइंड में होता है ना ह्यूमन टेंडेंसी कि आप कुछ सोच रहे हैं तो सोचते सोचते अपने माइंड को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो उसकी हेल्प से भी कई बार वही हमारा साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है जिस जो हमें मिलता है, तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अ न्यू डिसिप्लिन कॉल्ड साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, ये तीन चीजों से मिलकर बना है, साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, तीन चीजों का इसमें कनेक्शन है। has emerged which emphasizes the role played by the mind in strengthening the immune system। वो ये भी कहता है कि आपके माइंड की वजह से आपकी इम्यूनिटी भी डेवलप होती है या कम हो जाती है। आप हमेशा अपसेट रहिए, सैड रहिए, तो आपके इम्यून सिस्टम पे फर्क पड़ेगा। आप हमेशा खुश रहिए, आपका डोपामिन जो है वो बढ़ा रहेगा, तो आपकी इम्यून सिस्टम पे भी उसका इफेक्ट आएगा। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा पूरा पोर्शन था अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, इसकी हेल्प से मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो हमारा माइंड है वो भी हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालता है। जो मैंने एक्सप्लेन करने से पहले बताया था वही बात हमने अपने बुक के कंटेंट से भी वेरीफाई किया है। तो इतना टॉपिक हमने आज पढ़ा, और इसके जो नोट्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट होकर ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। प्लीज ज्वाइन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। ये तो मुझे बिल्कुल शुरू में कहना था बट आई फॉरगॉट टू से,
प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है. प्लीज प्रेस द लाइक बटन इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो वर्थ watching and useful for you, and keep showing your support like you always do. I will see you super soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.